नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर कि वहां पर इलेक्शंस को जीतने के लिए कांग्रेस और ऑपोजिशन ने एक गंदा खेल कर लिया। वहां पर एनजीओ के थ्रू लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है, यही कॉकरोचों को भर भर कर, और 9 लाख से ज्यादा ये कॉकरोच वहां पर रजिस्टर किए गए हैं ताकि कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट वहां बना सके। और महाराष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट है आप सब समझते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ भारत है। जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने। और कांग्रेस भी चाहती है कि ये सारी तिजोरी जो भारत की है वो सारी वो अपनी जेब में रख ले। मोदी जी उसके बाद कोई काम भी करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र इज दैट इंपॉर्टेंट। इसलिए जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो आपको महाराष्ट्र में ही दिखता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये इलेक्शंस है और क्यों इसमें धांधली करने के लिए वो सारे काम किए जा रहे हैं जो जो कांग्रेस 75 साल से करती आई। झारखंड के अंदर भी मोदी जी ने बड़ा कैटेगरली बोला है कि यहां पर डेमोग्राफी को चेंज किया गया है, रोहिंग्यास को और बांग्लादेश के कॉकरोचों को यहां पर बुलाकर बसाया गया है ताकि यहां पर कभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट आ ही ना सके। और ये कॉकरोच किसको सपोर्ट करते हैं? हमेशा ही खाते हैं बीजेपी से और खिलाते हैं कांग्रेस को। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि महाराष्ट्र में इस सत्ता को वापस लेने के लिए कांग्रेस कितनी डेस्परेट है और बीजेपी उसके काउंटर क्या कर रही है और हमें उसके लिए क्या करना है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, सेकेंडली फर्जी वोटर्स वहां पर रजिस्टर किए जा रहे हैं, क्या जो इलेक्शन कमीशन है इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहा और क्या बीजेपी चुप बैठी? सर, महाराष्ट्र में आपने बरोबर बोला है कि इट इज अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और बॉम्बे एक ऐसी सिटी है कि 40% ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम बॉम्बे एंड इट इज अ रियली क्रिटिकल वाइटल इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया डेवलपमेंट। महाराष्ट्र को जीतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके जीतने से मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स करना चाहती है वो फास्ट पेस कर पाएगी। हमने भी देखा है कि कितनी बार लास्ट टर्म में जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी थी और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, तो कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था। और जैसे ही शिंदे गवर्नमेंट आई है, आपने देखा कि डबल इंजन सरकार का मैजिक मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों ने देख लिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट हुए हैं, सीलिंग और इनॉग्रेट हुए हैं। कमिंग टू द फैक्ट कि जैसे आपने बताया था कि 180 एनजीओ राउंड द क्लॉक लास्ट 4-5 महीने में उन्होंने 9 लाख नए वोटर्स को रजिस्टर किया। सर, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो तो करेंगे ना। अगर आप बोल रहे हो कि ये जो मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से आए हैं, आपने उनको आपने आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी दे दिया, तो ये प्रॉब्लम किसकी है? हमारे सिस्टम की है ना। तभी तो जाके इतने मास स्केल में जो रिगिंग रिगिंग का जो संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो हो रही है ना। सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। आपकी इंटेलिजेंस अपैरेटस क्या कर रही है? और आपको ये भी जानना पड़ेगा कि नागपुर में आरएसएस है और आरएसएस की कितनी बड़ी शाखाएं हैं। उनके तकरीबन 1 करोड़ मेंबर्स है, स्वयं सेवक और प्रचारक। तो हम इतने दिन तक चुप क्यों बैठे थे सर? मैं इतना ही बोलूंगा। भले आप ये बोल दे कि इन लोगों ने ऐसा किया है, तो इनकी यूनिटी है सर। डेफिनेटली दे विल डू इट, बट व्हाट वर वी डूइंग? आपने उस समय देखा था कि रोज मोदी जी और भागवत जी के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और मैं आपके साथ फर्स्ट शो में मैंने ये बोल दिया था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में सामंजस्य नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं जीत सकते। और जून के लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा था महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट थी, जिसमें महाविकास आघाड़ी को 31 सीट मिली और बीजेपी को 17 सीट। सर, उस समय महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को 44% वोट्स मिले थे और बीजेपी लेड अलायंस को 43% वोट मिले थे।
उसमें बीजेपी एमर्ज एज अ लार्जेस्ट पार्टी, 26% वोट शेयर। एकनाथ शिवशिंदे एकनाथ ग्रुप शिवसेना का उनको 13% वोट मिले थे और अजीत पवार हम्म। एनसीपी को 4%। उधर 17% वोट कांग्रेस को मिले थे, 17% वोट आपने अ, उद्धव ठाकरे को मिले थे और 10% वोट शरद पवार को मिले थे। तो बहुत जगह तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री वॉज 3000 टू 4000। तो उस समय सब लोगों को समझ में आ गया कि मुस्लिम पोलराइजेशन हैपेंड वेरी लार्ज स्केल इन महाराष्ट्र। सर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुझे नाम याद नहीं है, वहां पे 6 असेंबली सेगमेंट्स है, वहां पे 5 में बीजेपी जीत रही। पर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में था, उधर 2 लाख वोट थे। उस समय उधर 1,95,000 मुस्लिम वोटेड फॉर कांग्रेस और 5,000 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। इतना लेवल ऑफ पोलराइजेशन हुआ। बीजेपी और महाराष्ट्र के अंदर आज की डेट में ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं कि बीजेपी इज विनिंग राइट नाउ। बट सर ये ओपिनियन पोल्स पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देख लिया था हम्म। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अगर आपका वोटर वोट ही नहीं करने जाएगा तो क्या करोगे आप। 303 से 240 आ गए थे। तो मैं ये प्रोजेक्शन से, ठीक है पब्लिक परसेप्शन में सपोर्ट अच्छा है, बट दैट सपोर्ट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू वोट, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ आरएसएस इज नेसेसरी। आज मुझे सर। सूचना मिली है कि इस बार बीजेपी और आरएसएस के बीच में तालमेल अच्छा हो रहा है। प्रचारक और स्वयंसेवक खुद वोटर से मिल रहे हैं और यहाँ तक कि इलेक्शन डे पे उनको वोटिंग बूथ तक लेके आएंगे। ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ हो रही है। और सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र बीजेपी के लिए और आरएसएस से भी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में ही आता है, विदर्भ रीजन में। सर आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, लेकिन महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जो अभी आप बोल रहे हैं कि एक स्ट्रक्चरल चेंज है, आरएसएस बीजेपी इकट्ठी हो गई। सर ऑपोजिशन ने भी चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं, वो भी पूरा धांधली कर कर, कुछ भी कर कर, पोलराइजेशन कर कर वो इलेक्शन को जीतने की कोशिश करेंगे। रोज राहुल गांधी झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाता है, लेकिन ये भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि झूठ बोल सकते हैं। सर आपको नहीं लगता कि जो ये सारे ओपिनियन पोल्स हैं ये जानबूझकर वहाँ बोल रहे हैं कि बीजेपी तो सत्ता में आने वाली है, 190 से ज़्यादा सीटें आएंगी, ताकि जो हरियाणा में गलती करी कि कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस वाले भी आराम से बैठ गए कि यहाँ तो हमारी सरकार बनने वाली है। 2024 के इलेक्शन में सबने बोला कि बीजेपी 240 नहीं 420 लेकर आएगी और 240 पर रह गए। आपको नहीं लगता ये सारा गेम मीडिया की तरफ से खेला जा रहा है ताकि बीजेपी का वोटर बाहर निकले ही नहीं? सर इस बार थोड़ा माहौल महाराष्ट्र में डिफरेंट है। आपको ये थोड़े दिन पहले मालूम पड़ा होगा कि वहाँ पे एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्लियर कट एक फतवा निकाला है कि आपको कांग्रेस को वोट करना है, महाविकास आघाड़ी को। उन्होंने यहाँ तक मान कर दी है कि डेप्यूटी सीएम मुस्लिम बनेगा। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि आरएसएस को बैन करना पड़ेगा। और सर ये सब चीज काउंटर प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि इस बार अटैक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी पे नहीं किया, इस बार अटैक उन्होंने आरएसएस पे किया। और नागपुर इज वेरी मच क्रिटिकल फॉर आरएसएस। अगर आरएसएस इस बार नहीं जगा तो आरएसएस का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए महाराष्ट्र में 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसके अंदर 144 सीट चाहिए जीतने के लिए। आज भी बीजेपी 152 सीट पे लड़ रही है, एकनाथ शिंदे 78 सीट पे लड़ रहे हैं, और जो पवार जो एनसीपी है वो 52 सीट पे लड़ रही है। ये जो, और उस टाइम में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 102 सीट पे लड़ रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे अराउंड 98 सीट पे लड़ रहे होंगे, और शरद पवार तकरीबन 80 to 90 सीट पे लड़ रहे हैं। तो वहां पे एक तरह से इक्वलेंट है। यहाँ पे पूरा जो शोल्डर लिफ्टिंग करना पड़ेगा वो बीजेपी को करना पड़ेगा, और बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है वो है आरएसएस। और आरएसएस के प्रचारक और स्वयंसेवक इस बार बाहर निकल रहे हैं।
वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक तरह से मुस्लिम पोलराइजेशन के अगेंस्ट हिंदू यूनिटी की बात की जा रही है। आपने देखा होगा योगी जी ने क्या बोला, बटेंगे तो कटेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बोला कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो आज तो सर हमारे हमारे नारा तो लीडर्स, अच्छा है। सर एक सेकेंड, हमारे लीडर्स आज एक ही सुर में बात कर रहे हैं। मोदी जी भी एक सुर में बात कर रहे हैं, योगी जी भी एक सुर में बात कर रहे हैं, और संघ भी एक सुर में बात कर रहा है। ये लोकसभा में नहीं था सर। लोकसभा में जेपी नड्डा ने तो बोल ही दिया था हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। तो एक तरह से सर हमने शो भी किया था जिसमें हमने बोला था ये एक बहुत बड़ी गलती है। और इस आपके शो पे ही मैंने बोला था कि अगर बीजेपी ने अगर इस महाराष्ट्र इलेक्शंस को जीतना है, उसको संघ के साथ दोस्ती करनी जरूरी होगी और संघ को भी समझना पड़ेगा। इस बार भागवत जी, मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी सब एक सुर में बोल रहे हैं। सर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना बड़ा अच्छा लगता है कि शुक्र है इनको अकल आ गई, आपस की लड़ाइयों को बंद कर दिया इन्होंने और ये एक सुर में बोलने लग गए। क्या हिंदू जो हमेशा ही बेवकूफ़ बनता भी है और बनाता भी है, मुसलमान तो इकट्ठे हो गए, आपको लगता है इतना कुछ बोलने के बाद, समझाने के बाद हिंदू जागेगा महाराष्ट्र का? और भाई हरियाणा में आप जीत गए हो, ये आपकी खुशनसीबी है, क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस को 40% वोट मिला है और बीजेपी को 39% है। लेकिन वहां पे जीत मिल गई है तो सारे पाप माफ हो गए हिंदुओं के भी। सर अगर 40% वोट कांग्रेस को मिला है तो 30% हिंदू ने भी वोट किया है कांग्रेस को, हरियाणा के अंदर भी। और हिमाचल के अंदर 95% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, वहां पर कांग्रेस को जिता दिया। आपको लगता है कि महाराष्ट्र वाले जागेंगे, या इतना काम करने के बाद देश के अंदर मोदी जी को अभी भी कैंपेनिंग करनी पड़ती है सर? और कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो है कि हम राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो भी हिंदू जाकर उन्हीं को वोट करेगा। सर आपकी बात एक तरह से सही है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से नहीं है, हिंदुओं को खतरा सेक्युलर हिंदू से है। आपके चैनल पे ही मैंने बहुत बार बोला है, और ये बात मैंने हमेशा आपको बोलती है कि हमें 51% वोट शेयर चाहिए फॉर बीजेपी अगर हमें जीतना है तो, क्योंकि ऑपोजिशन एक होती जा रही है। और वहां पे अगर महाराष्ट्र में देखें तो समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम भी लड़ रही। वहां पे वो लोग, उनकी सीट पे कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। आप लड़ रहे हैं आप जो लड़ रहे हैं ये सेक्युलर फोर्सेस से नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं एंटी नेशनल फोर्सेस से। आप लड़ रहे हैं कि सपोर्टर्स ऑफ चाइना, सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान, सपोर्टर्स ऑफ सीआईए। और इस तरह से मुंबई अगर इनके हाथ में आ गई तो ये भारत की प्रगति को सॉल्व कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। सर अभी हमने देखा कि जैसे अमेरिका में इलेक्शंस हुए, अमेरिका में सारे जो वहां पर नेशनलिस्ट थे वो बाहर निकले और उन्होंने 100% वोटिंग करी ट्रंप की फेवर में। सर थंपिंग विक्ट्री देखिए, इसको बोलते हैं थंपिंग विक्ट्री। पूरा कंट्री एक हो गया कि एंटी नेशनल जो वहां पर एलिमेंट्स हैं उनको हराना है, डीप स्टेट की वाट लगानी है। वही डीप स्टेट जो इन कॉकरोचों को सपोर्ट करता है और इन्हें आग लगाने के लिए उनको बोलता है आप आग लगा दीजिए अपनी कंट्री में। अमेरिका में भी वही काम कर रहे हैं और भारत में भी यही काम करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सारा कुछ देखने के बाद आपको लगता है कि महाराष्ट्र के जो हिंदू हैं इकट्ठे होकर बाहर निकलेंगे? दोबारा पूछ रहा हूं, वाई? क्योंकि क्वेश्चन मार्क मुसलमानों पर नहीं है सर, इन कॉकरोचों पर क्वेश्चन मार्क कभी था ही नहीं। वो हमेशा ही कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं क्योंकि कांग्रेस ने बोल दिया हम सब कुछ हिंदुओं का छीन कर आपको दे देंगे और अपनी मोहब्बत की दुकान में इन हिंदुओं को नीलाम करेंगे और ये आपके नौकर बनेंगे। इनकी जो लेडीज हैं वो आप हलाला कर सकते हैं फ्रीली सड़कों पर जैसे कुत्ते करते हैं। सर उसके बाद भी हिंदू जागेगा? सर मेरा ये मानना है कि ये शिवसेना और बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार की एडमिनिस्ट्रेशन ने आफ्टर लोकसभा डिबाकल ने समझ में आ गया था कि कहाँ प्रॉब्लम्स आई है और उसको एड्रेस भी किया। अभी जैसे लाडली बहना स्कीम थी मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की थी, उसी की रूपरेखा में उन्होंने
मुख्यमंत्री लाडली बहना महाराष्ट्र में भी लॉन्च की है और उसके कारण तकरीबन 2,40,00,000 महिलाओं को मंथली 1,500 रुपया मिल रहा है। बहुत सारे जगह पे वेलफेयर मेजर्स अनाउंस किए गए और मेरे हिसाब से साड़ी फ्री बांटी जा रही है और अभी आपने देख लिया है कि 70 साल से ऊपर भी जो लोग हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए भी आयुष्मान भारत योजना खोल दी गई है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी ने एक फ्रीबी कल्चर महाराष्ट्र में चालू कर दिया है। इसके कारण भी फर्क पड़ेगा। सेकेंड, जो हिंदूज को डिवाइड किया जा रहा था मराठा ओबीसी वोट बैंक के हिसाब से, उसको भी एड्रेस किया गया है। स्पेसिफिक जो माइक्रो मैनेजमेंट है सीट लेवल पे, उसको भी मैनेज किया जा रहा है। सर, महाराष्ट्र में 6 रीजन है, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। एक तो है विदर्भ, एक है मराठवाड़ा, एक है वेस्टर्न महाराष्ट्र, फिर है ठाणे और कोंकण, फिर है मुंबई, फिर है नॉर्दर्न महाराष्ट्र। ये सब 6 रीजन में अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई गई है। इस स्ट्रेटेजीज के हिसाब से वहां पे सीट सिलेक्शन सब किया जा रहा है। मेरे हिसाब से इस पर बहुत मतलब जो बोलते हैं सीट, जो कैंडिडेट भी चुन के आए हैं, जो अभी प्रत्याशी हैं बीजेपी और शिवसेना के, दे आर गोइंग टू विन। लास्ट टाइम मेरे हिसाब से बहुत सारे कांग्रेस के जो कांग्रेस में लोग थे, उनको भाजपा में शामिल कर लिया गया था। इसके कारण भी संघ के लोगों को बहुत तकलीफ पड़ी और बीजेपी के कोर सपोर्टर आया नहीं था। बट इस बार वो गलती नहीं की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक मैंने और बड़ी स्टार्टलिंग चीज देखी है इस इलेक्शन के अंदर, जो कैंपेनिंग चल रही है उसमें योगी जी खुलकर बोल रहे हैं सनातनियों के लिए और बोल रहे हैं हमें मुसलमान की वोट नहीं चाहिए, वैसे ही जैसे कांग्रेस बोलती है हमें हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। सर, आप नहीं देखते हैं कि जो योगी जी हैं उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के लिए? ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी है बीजेपी के अंदर कि योगी जी का जो फ्यूचर प्लान है वो बहुत बड़ा है, वो सिर्फ यूपी का एक सीएम नहीं है। इजंट दिस अ रियलिटी एंड म्यूजिक टू एवरी सनातनीज ईयर्स? सर, मैंने आपके शो पे पहले ही बोला था कि बीजेपी का वोट बैंक 37% नेशनल लेवल पे 37% पे सैचुरेट हो चुका है। अब मोदी जी ये 37% से आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको इस 37% को अगर 51% कन्वर्ट करना है, आपको नए लीडर्स लेके आने पड़ेंगे और नए लीडर्स के अंदर आपने देख लिया है कि योगी जी की अपील है, जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है बीजेपी, इट विल बी मोदी प्लस योगी लीडरशिप। तो एडिशनल वोटर बेस जो हिंदू कंसोलिडेशन है, वो सिर्फ योगी जी के थ्रू हो सकता है। मेरे हिसाब से योगी जी को प्रेप किया जा रहा है और 2029 लोकसभा इलेक्शन के लिए भी प्रेप किया जा रहा है और यहाँ पे वो सेंटर स्टेज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कैंपेन्स की और उनकी डिमांड भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को ओवर शेडो कर रहे हैं, पर मोदी जी की छत्र छाया में मोदी जी के सक्सेसर के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आपने एक डिमांड देखी होगी जो मुसलमान वर्ग ने रखी है कांग्रेस के सामने कि हमारी ये 15 से 17 उन्होंने डिमांड्स रखी हैं। जो हिंदू हैं वो जाकर वो डिमांड्स को एक बार पढ़ लेना, आपको समझ आएगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। उन्होंने पुलिस के अंदर अपनी भागीदारी बोल दी कि वहाँ पर जो भी भर्ती होगा वो मुसलमान होना चाहिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बोल दिया कि भैया हमें जहाँ पे हमारी मर्जी बोलेगी हम वहाँ पर प्रॉपर्टियाँ छीनेंगे, जैसे हम करते रहे हैं, इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। आरएसएस को ख़त्म करना है, बजरंग दल को ख़त्म करना है, यानी कि आपके इकोसिस्टम को ख़त्म करना है। आपकी बहू बेटियों को उठा कर लेके जाना है, उसकी परमिशन चाहिए। और मदरसे में ये जिहादी पैदा करने वाली फैक्ट्री में जो भी मौलवी होगा उसको सैलरी भी चाहिए। यानी कि हर चीज उन्होंने अपने लिए मांग ली और गवर्नमेंट में जो जॉब्स हैं वहां पर भी उन्होंने बोल दिया कि मुसलमानों की रिजर्वेशन स्पेसिफिकली मुसलमानों के लिए वो होनी चाहिए। और भी बड़ी डिमांड्स हैं, अगर आप देखोगे, मैं और बोलना नहीं चाहता हूं, आप जाके खुद उसको पढ़ लेना, आपको समझ आएगी कि आपका फ्यूचर क्या है। मर्जी आपकी है। हरियाणा वालों को तो समझ आ गई थी, उन्होंने फिर भी लाज बचा ली, वरना बांग्लादेश वाला हाल भारत में होता। अब महाराष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। सर, झारखंड भी देख लेते हैं हल्का सा कि झारखंड के अंदर भी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया। सर, आज मैं कहता हूं अगर आपने
किसी भी तरीके से महाराष्ट्र, झारखंड या दिल्ली बचा भी लिया, अगले 5 सालों में जैसे डेमोग्राफी को इतनी तेजी से चेंज किया जा रहा है, इट विल बी इम्पॉसिबल टू विन। क्या यहाँ पर मास डेपोटेशन का काम नहीं होना चाहिए या रोक नहीं लगनी चाहिए? हम ये बोल देते हैं ये स्टेट मैटर है, स्टेट के अंदर तो हमारी कंट्रोल नहीं है। सर, बॉर्डर तो स्टेट मैटर नहीं है। वहां पर बीजेपी फेल होती हुई क्यों दिखाई देती है? सर, फेल हो चुकी है सर बीजेपी। आपको भी बोल रहे हो कि 10 करोड़ बांग्लादेशी भारत में है। 10 करोड़ तो सर यूके का पॉपुलेशन 6 करोड़ है, और अगर 10 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पे है तो आप सोच लीजिए किसकी फेलियर है। डेटा खुद बता रहा है सर, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपने खुद बोला है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यहाँ पे हिंदू को जागना पड़ेगा। वी नीड टू हैव अ 51% वोट शेयर फॉर बीजेपी ऑल द टाइम। बस इतना ही बोलूंगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज 51% है, कल को ये 60% पे भी जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कॉकरोच बंद नहीं हो रहे कूड़े के ढेर से आने के लिए। और यहां पर भी ये जहां जहां बैठे हैं इन्होंने गंद फैला दिया है। अपने अपने देश को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बीजेपी को जगाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये बॉर्डर को रोकिए, इन कॉकरोचों को पकड़ कर वापस भेजिए या पेस्ट कंट्रोल करना शुरू कीजिए, वरना ये हमारा ही पेस्ट कंट्रोल कर देंगे। अब मर्जी आपकी है। सर, मेरे हिसाब से बीजेपी और संघ को खुद समझना पड़ेगा कि उनको जीतना जरूरी है क्या नहीं। आज जो लीडरशिप क्वालिटीज, यूनाइटेड लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई है योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी और भागवत जी ने, ये फ्यूचर में भी रहनी जरूरी। ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र जीत जाओ और वापस आप लड़ने बैठ जाओ, वो अलाउ नहीं किया जाएगा चाहिए। तो लीडर्स को क्वेश्चन करते रहिए, लीडर्स को भी क्वेश्चन करते रहिए, भले वो भागवत जी हो या मोदी जी हो या शाह जी हो या योगी जी हो। जब तक चलिए सर, हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, सब चीज करते हैं, बट क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो कि उनके बीच में उनको ये लगना चाहिए कि वोटर इज मच मोर इन्फॉर्म। वोटर उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो यूनिटी की बात करे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस हिसाब से ही फ्रॉन्ट अगेंस्ट ऑल द लेफ्टिस्ट एंड द मुस्लिम जिहादी इकोसिस्टम को हरा के आएंगे। तो अपनी पार्टी रिपब्लिकन में भी जो डेमोक्रेट को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी हराया। उन्होंने CIA को हराया, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को हराया। तो भारत में भी ऐसा ही हिंदू चाहिए जो अपने लीडर्स को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करता रहे कि आज आप इलेक्शन के वक्त आप साथ में हो, फिर बाद में आप वैसे ही चलते रहोगे, वो नहीं चलेगा सर। और आज भी हमने देख लिया है कि JP नड्डा जी आज भी उसको इलेक्शन रैली पे लेके जा रहे होंगे, झारखंड में है। मेरे हिसाब से उनको टर्मिनेट करना जरूरी है, एक मैसेज देना भी जरूरी है, क्योंकि 1 करोड़ स्वयं सेवक जो बिना कुछ जो भाजपा की अगर शक्ति है तो ये 1 करोड़ स्वयं सेवक है, और बिना कुछ लिए वो लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। और ये लीडर जो अनरीजनेबल स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनको आप बैठा के रखे हो, जबकि इनको तो टर्मिनेट एंड फायर करना जरूरी है। और अमित मालवीय भी क्या कर रहे हैं आपको ये समझ, मैंने तो हमेशा आपके शो पे बोलता हूँ उनको फायर करिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी रखना जरूरी है, क्योंकि हर इलेक्शन आप मोदी जी के भरोसे नहीं रह सकते। आपको नए आपके सारे जो पदाधिकारी हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको फायर करिए। ये मेरी वोटर्स से अपील है। बीजेपी के अंदर जो लीडर्स है उन्हें भी बोलना पड़ेगा, और वोटर्स को एक तरह से सजग रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र जीत गए तो ऐसा नहीं है कि आप वापस सो जाओ। बस इतना ही बोलूंगा सर। जय सिया राम। मैं हमेशा बोलता हूँ अमित मालविया, हमेशा मैं बोलता हूँ वो मालविया का मतलब है माल भी है। माल भी है तो मैं वही काम करूंगा जहां पे माल मिलता है। वो कोई भी काम नहीं कर रहा, इसलिए बीजेपी वीक दिखती है। हर इलेक्शन में कैंपेनिंग नाम की वो चीज़ नहीं है, किसी भी चीज़ को काउंटर नहीं किया जाता, और ये एक पर्सपेक्टिव है जो मुझे तंग करता है। अब महाराष्ट्र में क्या होगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इन मुसलमानों की डिमांड्स देखता हूँ। और कांग्रेस ने बोल दिया ये सारी की सारी डिमांड्स पूरी कर दी जाएंगी, और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि जितने लोगों को पकड़कर अंदर किया हुआ है, बेशक उन्होंने रेप के केसेस हो, खून के केसेस हो, कुछ भी हो, उन सबको, मुसलमानों को स्पेसिफिकली बोला है, जो मुसलमान अपराधी है, जेल में है, उन सबको छोड़ा जाएगा। आप सोच के देख लीजिए हिंदुओं, ये सारे अपराधी
पहली बात तो अंदर जाते नहीं हैं, और जो गए हैं उनको छुड़वाने की बात उन्होंने बोल दी है, कांग्रेस ने बोल दिया हम छोड़ देंगे। आप सोच लीजिए आपका फ्यूचर क्या है, मर्जी आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।